छोटी छोटी बात पर ही अपनी नौकरी की धौंस दिखाने वाली और अपनी सास को अनपढ़ गंवार समझने वाली रिया ने जब सासू माँ की डिग्रियां और ओहदा देखा तो उसके होश उड़ गए। ऐसा क्या हुआ, आइए सुनते हैं आज की कहानी में। घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही हैं। आज रिया की शादी है। रिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। रिया के माता पिता ने उसे बेटे की तरह ही पाला था। उसे पढ़ाया लिखाया और पूरी आज़ादी दी। पढ़ने लिखने के बाद रिया आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही है। रिया आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर और अपनी नौकरी पर हद से ज्यादा घमंड है। उसे अपने आगे पीछे कोई नहीं लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके आगे कुछ नहीं है। कई बार तो रिया के इस अकड़ू स्वभाव की वजह से सामने वाले को भी बहुत बुरा लग जाता था, लेकिन रिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रिया का यही स्वभाव शादी के बाद भी बना रहता है। रिया की शादी पास के ही शहर कानपुर में हुई थी। उसके ससुराल में उसकी सास और 2 भाई थे। ससुर जी 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। शादी हो जाने के बाद रिया अपने ससुराल आ गई, पर ससुराल में भी रिया का वही रवैया रहा जो अपने मायके में था। अकड़ू और घमंडी रिया अपनी सास को कुछ भी नहीं समझती थी। जब देखो तब अपनी सास को अपनी नौकरी की धौंस दिखाती रहती थी कि मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं घर के काम क्यों करूँगी। घर के काम आप करो, मैं पैसे कमा रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है घर का काम करने की। रिया को ससुराल में आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। आज रिया की रसोई की रस्म थी। माँ के बुलाने पर रसोई की रस्म करने के लिए वो रसोई में गई। सारा काम तो रिया की सास यानी कि देवयानी जी पहले ही कर चुकी थी। उसने तो हलवे की कढ़ाई में सिर्फ हाथ भर लगाया था। रसोई की रस्म पूरी करने के बाद रिया ने सभी रिश्तेदारों के सामने ही अपनी सास से साफ साफ कह दिया कि घर में कोई भी उससे रसोई के किसी भी काम की उम्मीद ना करे और ना ही घर के किसी और काम धाम की मुझसे उम्मीद करें, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद ससुराल में आकर के रोटियां बनाती हैं। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। मैं घर के काम धाम करने वाली नहीं हूँ। देवयानी जी इशारे से अपनी बहू को चुप रहने के लिए कहती हैं। उनको लगता है कि बहू सभी रिश्तेदारों के सामने इस तरह से बोल रही है, सभी लोग क्या सोचेंगे कि मैंने अपनी बेटी के लिए किस तरह की बहू चुनी है, और सभी मेरी बहू को ही बुरा भला कहने लगेंगे। इसीलिए वो अपनी बहू से हमदर्दी रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा करती है। अपनी सास का इशारा देखकर रिया और भी भड़क जाती है और कहती है, आप ये मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, आपके इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ। इसीलिए मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। रिया की बातें सुन करके बरामदे में बैठे हुए सभी रिश्तेदार, बुआ, मामी, ताई सब उसका मुंह ताकते रह गए कि देवयानी जी ने तो कुछ कहा भी नहीं और उनकी बहू ने उन्हें किस तरह से डांट दिया है। अपनी बहू की बातों को सुनकर देवयानी जी को भी थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वो बातों को बदलते हुए कहती हैं, चलो चलो, रसोई की रस्म के लिए देर हो रही है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए मीठा हलवा बनाया है, तो सभी अपना मुंह मीठा करके मेरी बहू को ढेरों आशीर्वाद दीजिए। सभी रिया के हाथ से बने हुए हलवे को खाने लगते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। शादी में तो बहुत सारी रस्में होती हैं और बहुत सी रस्मों में बहू की ही जरूरत होती है। दूसरे दिन देवयानी जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखी है। उसमें सभी रिश्तेदार और समाज के लोग आएंगे और सारे बड़े बूढ़ों को भी बुलाया है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सबके पैर छूने पड़ते हैं। मैंने सभी के पैर छूने के लिए शगुन के लिफाफे तैयार करके रख दिए हैं। कल मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद तुम लिफाफे देकर सबके पैर छू लेना। देवयानी जी रिया को समझा रही थी, परंतु रिया अपने कानों में लीड लगाकर गाना सुन रही थी। उसने अपनी सासू माँ की किसी भी बात को सुना ही नहीं। गाने सुनते सुनते वो अपनी गर्दन को भी थोड़ा हिला रही थी, तो देवयानी जी को लगा शायद बहू ने उनकी बात को सुनकर हाँ कर दिया है।
दूसरे दिन मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ था। सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे। आस पड़ोस के लोग भी बैठे हुए थे। मुंह दिखाई की रस्म में सभी लोग बहू को अच्छे अच्छे उपहार दे रहे थे। बाद में मुंह दिखाई की रस्म के बाद देवयानी जी शगुन के लिफाफे लेकर के अपनी बहू के पास गईं और बोली, बेटा अब तुम्हें सबको ये लिफाफे देकर के पैर छूने हैं। पैर छूने की बात सुनकर के रिया भड़क जाती है और सभी के सामने देवयानी जी पर लगभग चिल्लाते हुए कहती है, आपने क्या समझ रखा है मुझे? मैं इतने सारे लोगों के पैर छूंगी, वो भी झुक झुक कर? मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मैं किसी के पैर नहीं छूने वाली हूँ। मैं पुराने जमाने की सीधी सादी या आपकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, अच्छा खासा पैकेज कमाती हूँ और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं मैं इन सब लोगों के पैर छूंगी, वो भी झुक झुक कर? मुझसे ये सब नहीं होगा। आज फिर से रिया ने सबके सामने देवयानी जी को खरी खोटी सुना दी। आंगन में बैठे हुए सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि देवयानी जी कैसी बहू लेकर आई हैं, ये तो उनकी एक भी बात नहीं सुनती है। अभी ये हाल है तो बाद में पता नहीं क्या क्या करेगी। ये तो शादी की रस्मों को ही नहीं मान रही है और तो और जब देखो देवयानी जी को नीचा दिखाती रहती है और अपनी नौकरी की धौंस दिखाती है। अब तो भगवान ही भला करे देवयानी का, ऐसी तेज तर्रार बहू लेकर के आई है। अपनी बहू और आंगन में बैठे सभी लोगों की बातें देवयानी जी के कानों में तीर की तरह चुभ रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके कानों में गर्म तेल डाल दिया हो। फिर भी हिम्मत करके वो धीरे से अपनी बहू से कहती हैं, बेटा मैंने तुमसे कल ही इस बारे में बात की थी, तब तो तुमने हाँ कर दिया था। अगर तुम्हें ये रस्म नहीं करनी थी तो कल ही बोल देती। कम से कम सबके सामने इस तरह से मुझे बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता। रिया चिल्लाती हुई कहती है, आपने मुझसे इस बारे में कब बात की है? मुझे तो याद भी नहीं है। मैं तो अपने कमरे में बैठ करके लीड लगाकर गाना सुन रही थी। देवयानी जी को समझ में आ जाता है कि बहू ने उनकी बात को सुना ही नहीं था। छत पर बैठा हुआ देवयानी जी का बेटा ऋषभ अपनी माँ और पत्नी दोनों की बातों को सुन रहा था। छत से ही वो अपनी पत्नी को फोन करता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि शादी की कुछ रस्म होती है जिन्हें मानना पड़ता है। तुम आज इन रस्मों को निभा लो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऋषभ के समझाने पर जैसे तैसे रिया शगुन के लिफाफे देने के लिए और लोगों के पैर छूने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। सारी रस्में हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। सभी के घर जाने के बाद रिया देवयानी जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, माँ जी आप मुझे अपनी तरह बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, बहुत लाड़ प्यार से पली हूँ, कभी किसी के पैर नहीं छुए हैं मैंने। आज तो आपने इतने सारे लोगों के पैर छुआकर मेरी कमर ही तोड़ डाली। आज तो आपने शगुन के नाम पर अपनी चला ली है, लेकिन आगे से मुझ पर अपनी चलाने की कोशिश मत करना। तुम तो ठहरी अनपढ़ गंवार, इन रस्मों को मानोगी ही, लेकिन मैं इन रस्मों को नहीं मानती हूँ। देवयानी जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश भी करती हैं कि बहू ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है और रीति रिवाज और रस्मों को मानना अपनी जगह होता है। अगर हम चाहें तो सारी चीजों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज के लिए सारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। ये जिंदगी है, इसमें सब कुछ चलता रहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में सब कुछ किया है। देवयानी जी इतना बोल ही पाती हैं कि उनकी बातों को काटते हुए रिया कहती है, अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरे भी क्या दिन आ गए हैं, अनपढ़ गंवार भी मुझे लेक्चर देने लगे हैं। इतना कहकर पैर पटकती हुई रिया अपने कमरे में चली गई। देवयानी जी को अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बहू के आ जाने के बाद भी देवयानी जी के घर के काम नहीं छूट रहे थे, क्योंकि बहू ने तो नौकरी के नाम पर घर के किसी भी काम को करने से साफ साफ मना कर दिया था कि आप तो घर पर बैठी रहती हैं, आप ही ये घर गृहस्थी संभालिए,
मैं नौकरी करती हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। एक दिन रिया अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन हड़बड़ी में अपने ऑफिस के एक जरूरी फाइल डाइनिंग टेबल पर भूल गई। देवयानी जी अपनी रसोई के काम को निपटा कर जब बाहर निकली तो देखा डाइनिंग टेबल पर एक फाइल पड़ी हुई थी। वो उस फाइल को उठाकर खोलकर पढ़ने लगती हैं। तभी हड़बड़ाती हुई रिया घर के अंदर प्रवेश करती है और अपनी फाइल को सासू माँ के हाथों में देखकर फाइल को छीन कर कहती है, तुम मेरी फाइल को खोलकर क्या देख रही हो? मुझे तो लगता है आपको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा, तो तुम्हें मेरी इस फाइल में लिखा हुआ क्या समझ में आएगा? तुम ठहरी अनपढ़ और गंवार, अगर पढ़ी लिखी भी होगी तो बस हिंदी पढ़नी आती होगी, इंग्लिश तो तुम्हें आती ही नहीं होगी। बहू की बातें देवयानी जी के दिल को चीर रही थी। आज उनका दिल कह रहा था कि वो अपनी बहू से अच्छे से कह दें कि वो अनपढ़ गंवार नहीं है, वो भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी नौकरी। वो अपनी बात कहने वाली ही होती है कि बहू रिया अपनी फाइल को छीनकर वापस से घर के बाहर निकल गई। आज फिर देवयानी जी कहते कहते रुक गईं। एक दिन रिया के मामा का फोन आता है और वो कहते हैं कि वो कानपुर शहर में ही आए हुए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो शादी में भी नहीं आ पाए थे। रिया अपने मामा से मिलने के लिए खुश हो गई और उसने कहा कि वो घर पर ना मिलकर के किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। उसे अपनी सास से अपने मामा को मिलाने में शर्म आ रही थी, इसीलिए वो अपने मामा को घर पर ना बुला करके रेस्टोरेंट में बुलाती है और उधर ही ऋषभ को लेकर पहुंच गई। बातों ही बातों में मामा रिया को बताती हैं कि इस शहर से उनका 15 साल पुराना रिश्ता है। 15 साल पहले भी वो कानपुर आए थे। उस समय इस शहर में एक बहुत ही निर्भीक और बहादुर सब इंस्पेक्टर हुआ करती थी। पूरे एरिया में उसका जलवा था। आसपास के लोग उनके नाम से ही डरते थे। बड़ी ही ईमानदार और बहादुर सब इंस्पेक्टर थी वो। रिया अपने मामा की बातों को बहुत ही उत्सुकता के साथ सुन रही थी। उसे लग रहा था कि वो उस सब इंस्पेक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ जाने। वो मामा से कहती है, मामा क्या आप उन सब इंस्पेक्टर से मिले थे? आप उनको कैसे जानते हैं? हाँ रिया, मैं उनसे मिला था और वो वाकया मुझे आज भी याद है, जब मैं अकेला कानपुर में हाईवे के पास से गुजर रहा था। हाईवे के पास ही 3 से 4 लोग बैठे थे। मुझे रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने उनसे रास्ता पूछने के लिए अपनी कार को रोका तो वो तीनों मेरी कार के पास आ गए और कांच को नीचा करने के लिए कहा। जैसे ही मैंने कांच को नीचे किया, गेट खोलकर फटाक से तीनों लोग मेरी कार में आकर बैठ गए। मेरी गर्दन पर चाकू रखकर बोले, जितने भी पैसे और कीमती सामान है वो मुझे दे दो और गाड़ी की चाबी भी निकाल कर मुझे दे दो। मैंने डर के मारे सब कुछ उन चोरों को दे दिया, लेकिन इत्तेफाक से वो मेरा फोन लेना भूल गए और मुझे सड़क पर फेंक कर मेरी कार लेकर भाग गए। सड़क पर फेंकने की वजह से मेरे सर पर बहुत तेज चोट लग गई थी। बहुत सारा खून भी निकल गया था। मैं बेहोश हो गया। मेरे हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया था। जब होश में आया तो देखा आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरा हाथ मेरी जेब में गया, मैंने देखा फोन तो मेरे पास ही है। फटाक से मैंने पास के पुलिस स्टेशन में फोन लगा दिया। पुलिस स्टेशन बहुत ही नजदीक था। उस पुलिस स्टेशन में देवयानी जी चौहान सब इंस्पेक्टर थी। वो अपने 2 पुलिस वालों के साथ 5 मिनट के अंदर ही मेरे पास आ गई। मैं उन सब इंस्पेक्टर को देखकर हतप्रभ रह गया था, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर थी। मुझसे चोरों का सारा पता पूछने के बाद उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और चोरों की गाड़ी का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर ही उन्होंने चोरों की गाड़ी पर एक फायर किया, जिससे उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन देवयानी जी ने बहुत ही बहादुरी के साथ उन तीनों चोरों को पकड़कर जेल में डाल दिया और मेरा सामान वापस दिला दिया। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। मैंने देवयानी जी का तहे दिल से शुक्रिया किया। आज इस बात को 15 साल बीत गए हैं, लेकिन जब भी मैं शहर कानपुर में आता हूँ वो वाकया ताजा हो जाता है और बार बार मेरा मन देवयानी जी से मिलने का करता है। रिया की उत्सुकता और बढ़ जाती है और वो अपने मामा से पूछती है, मामा क्या आप बाद में उनसे मिलने नहीं गए?
हाँ रिया, ठीक होने के 4 दिन बाद मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस पुलिस स्टेशन में देवयानी जी का धन्यवाद करने के लिए आया था कि आज आपकी वजह से मैं बच गया। आपने मुझे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर पता चला कि सब इंस्पेक्टर देवयानी जी ने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया है। शायद उनका कोई निजी मामला था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मैंने उनको कई जगह ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर मैं वापस चला गया। रिया अपने मामा की बातों को सुनकर अचंभित हो रही थी। आज उसका मन भी देवयानी जी से मिलने का कर रहा था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि उसकी सास का नाम भी देवयानी है। कहीं उसकी सास वही देवयानी तो नहीं है। लेकिन फिर वो सोचती है, नहीं नहीं, मेरी सास तो अनपढ़ गवार है, वो कैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो सकती है? वो तो पूरा दिन घर के कामों में और रसोई में लगी रहती है। अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो पलटकर जवाब भी नहीं देती है। जबकि मामा तो कह रहे हैं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही बहादुर थी। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल भी बहादुर नहीं लगती है। ये देवयानी नहीं हो सकती, ये तो मेरे मन का भ्रम है। और क्या दुनिया में एक ही देवयानी है? बहुत सारी देवयानी है। थोड़ी देर में ऋषभ भी वापस आ गया और कहने लगा, सॉरी, मुझे बहुत देर हो गई, ऑफिस से जरूरी कॉल आया था, इसीलिए आप लोगों से बात ही नहीं कर पाया। लेकिन मामा जी, आप इधर तक आए हैं तो एक बार घर जरूर चलिए। आप इधर से ऐसे वापस नहीं जा सकते। आप हमारी शादी में भी नहीं आए थे, इसलिए अब तो आपको हमारे घर चलना ही पड़ेगा। ऋषभ मामा जी से बहुत ज्यादा आग्रह करता है। हालांकि रिया का बिल्कुल भी मन नहीं था कि ऋषभ मामा जी को अपने घर ले जाए और अपनी अनपढ़ गंवार सासू माँ से मिलवाए। उसे तो बस पढ़े लिखे लोगों से ही मिलना और उनसे बातें करना और अपने स्टेटस के लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद था। वो अपनी सास को सास समझती ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे घर की नौकरानी हो। ऋषभ के कहने पर रिया अपने मामा जी को अपने ससुराल ले आई। मामा जी को हॉल में सोफे पर बिठाकर रिया अपनी सास को आवाज देते हुए कहती है, माँ जी, मेरे मामा जी आए हैं, जरा चाय बनाकर ले आओ, साथ में पकोड़े भी बना लाना, खाली चाय लेकर मत आना। देवयानी जी चाय और पकोड़े बनाकर जैसे ही हॉल में प्रवेश करती हैं, उनको देख कर के मामा जी खड़े हो गए और जाकर के उनके पैर छूने लगे। अरे देवयानी जी, आप! मैंने आपको कितना ढूंढा और आप मेरी रिया की सास हैं, मुझे पता ही नहीं था। रिया, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी सास ही सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान है। रिया का मुंह मामा की बात सुनकर खुला का खुला ही रह गया। मामा, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सास कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है, वो साधारण सी गृहिणी है, घर के सारे काम धाम करती हैं और आपको उनको देखकर लगता है कि वो सब इंस्पेक्टर रही होंगी। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ये वो देवयानी नहीं है, कोई और देवयानी होगी। नहीं नहीं रिया, ये वही देवयानी जी हैं, सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान। मुझे इनका चेहरा बहुत अच्छी तरह से याद है। देवयानी जी चाय और पकोड़े की प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती हैं, जी, मैं ही सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान हूँ। आपने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना है। अपनी सासू माँ के मुंह से सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान सुनकर रिया के होश उड़ गए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जिसको वो पिछले 4 महीनों से अनपढ़ गंवार समझती आ रही थी, वो अपने समय पर सब इंस्पेक्टर रही है। मैंने उनका कितनी बार अनपढ़ी और गंवार कहकर अपमान किया है और कितनी बार अपनी नौकरी की धौंस दिखाई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सास सब इंस्पेक्टर थी, वो भी नौकरी करती थी। तभी रिया के मामा जी कहते हैं, शायद आप मुझे नहीं पहचान पा रही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको याद है, एक बार आपने रात में मुझे चोरों से बचाया था और अस्पताल में भर्ती कराया था। अगर आप सही समय पर मुझे अस्पताल में भर्ती न कराती तो बहुत सारा खून बह जाने के कारण मेरी मौत भी हो सकती थी।
ठीक हो जाने के बाद मैं फिर से पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आपसे मिलने के लिए और आपका धन्यवाद करने के लिए आया था, लेकिन आप मिली ही नहीं। आपने इस्तीफा क्यों दे दिया था? अब तो रिया की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या सच में उसकी सासू माँ सब इंस्पेक्टर थी, और अगर थी तो आखिर उसकी सासू माँ ने इस्तीफा क्यों दे दिया था। देवयानी जी कहती हैं, तुम्हें बचाने के 2 दिन बाद ही मेरे पति का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका देहांत हो गया। घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, साथ में मेरी बूढ़ी सास भी रहती थी, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी। उनकी देखभाल के लिए किसी एक का घर पर रहना बहुत जरूरी था। जब मेरे पति थे तो वो घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते थे और हमेशा मेरा साथ देते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम नौकरी करती हो और मैं घर संभालता हूँ, जबकि मैं अपने पति का घर संभालने में पूरा पूरा साथ देती थी। ड्यूटी जाने से पहले घर के सारे काम करके जाती थी, खाना बनाकर जाती थी, सासू माँ की दवाइयाँ निकाल कर रख जाती थी, बच्चों की टिफिन तैयार करती थी। शाम को जब ड्यूटी से वापस आती थी तो घर जाकर सबके लिए फिर खाना बनाती थी। कभी भी किसी काम के लिए मैंने अपने पति या सास से शिकायत नहीं की थी। मैंने अपने घर को, बच्चों को और अपनी नौकरी को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला था। लेकिन मेरे पति के जाने के बाद मुझसे अकेले ये सब कुछ संभल नहीं पा रहा था। मैंने अपने बच्चों की खातिर नौकरी छोड़ दी। थोड़ी बहुत पेंशन के पैसे आते थे, उसी से ही अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, घर के खर्च चलाए। मेरी मजबूरी थी नौकरी को छोड़ना, इसीलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। देवयानी जी की बात सुन करके रिया उनके पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप अपने समय पर सब इंस्पेक्टर रही हैं, जबकि मैंने तो आपको कितनी बार अनपढ़ गंवार कहा है। बहू, मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की है, लेकिन शायद तुमने सुनने की जरूरत ही नहीं समझी। मेरी बात को आधा अधूरा सुनकर ही मुझे अनपढ़ गंवार बोलकर निकल जाती थी। कभी मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताती। आज रिया को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हो रहा था कि जिस सास को वो अनपढ़ गंवार समझती थी, वो तो इतनी बहादुर सब इंस्पेक्टर रही है, और इंस्पेक्टर रहने के साथ साथ उन्होंने अपने दोनों बच्चों और घर गृहस्थी को और बूढ़ी सास को भी किस तरह से संभाला है। ये तो काबिले तारीफ है। और मैं अपनी एक नौकरी पर इतना घमंड करती हूँ। ना तो अभी मेरे बच्चे हैं और ना ही मैं घर की कोई जिम्मेदारी संभालती हूँ। कितनी बार सासू माँ का मैंने अपमान किया है। रिया अपनी सासू माँ से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगता था कि मैं ही एक नौकरी करती हूँ। मैंने अपनी नौकरी के आगे कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं। लेकिन आप तो मुझसे बहुत आगे हैं। आपने अपनी नौकरी, अपने बच्चे, अपने परिवार को किस तरह से मैनेज किया है, मैं तो इस बारे में कभी सोच ही नहीं सकती हूँ। आप सच में बहुत महान हैं। तभी मामा जी कहते हैं, हाँ बेटा, देवयानी जी ने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया है। नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने किस तरह से अपने दोनों बेटों को संस्कार दिए हैं, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज रिया की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अब सोच लिया था कि आज के बाद वो कभी भी अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाएगी और अपनी सासू माँ के साथ घर के काम में भी हाथ बटाएगी, क्योंकि नौकरी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर के कामों से पल्ला झाड़कर बैठ जाएं। रिया की आंखों में आंसू देख करके देवयानी जी उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, बहू, अगर तुम्हें सच में अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा है तो ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को अपने से कम मत आंकना, चाहे वो नौकरी करता हो या नहीं करता हो। लेकिन वो किसी से कम नहीं होता है। हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है। हर किसी की जिंदगी के अपने संघर्ष हैं। कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता। अरे, जो नौकरी करता है क्या उसको सब कुछ आता है? देवयानी जी की बात सुन के रिया अपनी सासू माँ से माफी मांगती है और अपनी सासू माँ से वादा भी करती है कि अब वो किसी को कम नहीं आंकेगी।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।